हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज की आज की क्लास में हम 2023 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2023 पेपर का सेकेंड क्लास है। उम्मीद है आप लोगों ने पहली क्लास देख ली होगी और 2024 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपने उन्हें भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार उनको भी देख लें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 20 में क्या नहीं है? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है कि दोहरे दंड की धारा, दूसरा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, तीसरा है यातना के विरुद्ध निषेध और चौथा है कायोत्तर विधि। तो देखिए, जो इसमें तीसरा है यातना के विरुद्ध निषेध, ये आर्टिकल 20 में नहीं है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत होगा। तो ये तो सही है, उसकी योग्यता कम से कम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये गलत हो जाएगा। महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान की अनुसूचियाँ दी हुई हैं और उनसे संबंधित विषय। तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये गलत हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में नहीं है राज्यसभा का सीटों का आवंटन, ये 4थी अनुसूची में है। और सेकंड ऑप्शन है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये तो सही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है अनुसूची 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही हो जाएगा। दल बदल 10वें में है। 9वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सतत विकास लक्ष्य से है, एसडीजी दिया हुआ है, आपको बताना है कौन से एसडीजी में क्या है। तो हम एक बार इनको पूरा देख लेते हैं। एसडीजी 10 में है असमानताओं में कमी, और 13 में है जलवायु प्रक्रिया, 14 में है पानी के नीचे जीवन, और 15 में है जमीन पर जीवन। आपको 17 एसडीजी याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। रेशम उत्पादन जो है यह एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है, जो कि कीड़ों की कुछ प्रजातियों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त धागा है। अगला क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमेन जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रक्रिया नहीं है? तो पहला है स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, खेती करना या नौकरी करना या परिवहन। तो इसमें समाज सेवा जो ये आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? पहला है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये तो सही हो जाएगा। और सेकंड है कि वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो ये भी सही हो जाएगा। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए योजना दिया हुआ और उनका ईयर दिया हुआ, आपको मिलाना है। 24 का पेपर अगर आपने क्लासेस देखे होंगे तो 24 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, योजना और उनका ईयर, या उनको क्रम से लगाने के लिए। तो इसमें देख लेते हैं हम कौन सा सही नहीं है। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 ये तो सही है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 ये भी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2016 में शुरू किया गया था। अगला है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम
2017 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने के शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए। आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। देखिए पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों के लिए को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो ये तो सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इस रिट को जारी करती हैं। अगला है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा, संसद ऐसा प्रावधान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, राम गंगा नदी जो है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये तो सही हो जाएगा। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ये गलत हो जाएगा। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिलती है। बेतवा यमुना से मिलती है हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आपको बताना इनमें से क्रम क्या बनेगा जो आक्रमण हुए थे। ऑप्शन देखिए, यूनानी, कुषाण, शक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले यूनानी आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ये किया गया था अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं। ऑप्शन देखिए, आर्गन है, एक्टिनियम है, क्रिप्टन है और राडोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन में है कीट नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश और परभक्षियों पर नियंत्रण, आनुवांशिक आत्मसात्करण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश, नेचुरल हैबिटेट का खत्म होना, ये जैव विविधता के ह्रास के महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है जल, पौधों में जल के द्वारा जाइलम परिवहन होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास श्रेय किसे जाता है? विकास का श्रेय किसे जाता है? नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय जो ये जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है एक तरफ नदियाँ दिया और उनका उद्गम स्थल, यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। देखिए यमुना नदी जो है ये बंदरपुर हिमालय से या यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी जो है ये आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और गोदावरी जो ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महानदी ये आपका निकलती है सिहावा से, सिहावा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ पर्वत का नाम दिया हुआ और कौन से देश में आपको बताना है। किलिमंजारो पर्वत, टुबकल, स्टेनली और हागर, आपको इनको मिलाना है। तो देखिए किलिमंजारो पर्वत जो है ये तंजानिया में है, टुबकल मोरक्को में है, स्टेनली युगांडा में है और हागर अल्जीरिया में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? झील और देश का नाम दिया है। झील है माराकाइबो झील, मिशिगन झील, ओनेगा झील और बैकाल झील। आपको ये बताना है ये कौन सा इसमें गलत है। तो हम एक बार इनको देख लेते हैं कि ये माराकाइबो झील जो ये वेनेजुएला में, ये तो सही था। मिशिगन झील अमेरिका में है, ओनेगा झील रूस में है और बैकाल झील ये भी रूस में है। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है? पहला है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को
31 सीटें आवंटित हैं, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा सही है। पहला कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। वह आया तो था लेकिन 1611 नहीं 1608 में आता है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। कैप्टन हॉकिंस देखिए ये 1608 में आता है जहांगीर के दरबार में। वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। आयोग ने इसमें दोनों कथन को गलत ही माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना, यही उद्देश्य हो जाएगा। देखिए ये 2005 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, 1+4, और ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। पहला है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये तो सही है। और दूसरा है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना आवश्यक है, तो ये भी सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु इसमें 40 से कम भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिया हो और उनका वर्तमान स्थान आपको मिलाना है, कौन सा स्थल कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन है कि निवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुडियम गुफा। तो देखिए निवासा ये महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है और डिडवाना राजस्थान में है। गुडियम गुफा जो है ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये तो सही हो जाएगा। सेकेंड है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। लेटराइट मृदा लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देखिए संविधान का भाग दिया हुआ है और उनके प्रावधान आपको बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। राजभाषा जो है ये भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है और अधिकरण जो है भाग 14 क में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, छोटे से बड़े आपको लगाना है। ऑप्शन में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया में है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। अरेबियन मरुस्थल ये पश्चिमी एशिया में है, ये थर्ड नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये तो सही है। और कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा अंतिम है। पहला है ऑप्शन में कि होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और मोपला विद्रोह। तो देखिए, होम रूल आंदोलन जो ये शुरू हुआ था 1916 में। खिलाफत आंदोलन ये मार्च 1919 से जनवरी 21 तक गया था। जलियांवाला बाग जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और मोपला विद्रोह जो ये 1 अगस्त 1921 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में मोपला विद्रोह आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन में है मूत्र, कीटनाशक, घरेलू अपशिष्ट और मल पदार्थ। तो देखिए, कीटनाशक जो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कीटनाशक एक गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो ये संबंधित है सतत विकास से। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं जेरोकोल या मरुदभिद कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन हो गया है और बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।